हेलो बच्चा लोग, और बताओ कैसे हो। देखो क्या है ना कि बहुत दिनों के बाद आज फिर से मैं एक 10 क्लास का छोटा सा वीडियो सीरीज लेके आ गया हूँ, ठीक है। और ये वीडियो में मैं लगभग न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है उसका मैं थ्योरी खत्म कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स का लाऊंगा मैं क्लासेस, 2 या 3 क्लास लाऊंगा न्यूमेरिकल्स के एकदम भरपूर, न्यूमेरिकल्स एकदम हाई लेवल का। और उसी न्यूमेरिकल्स में एक मिसलेनियस होगा जो क्लास 10 के थोड़ा सा ऊपर लेवल का होगा, ठीक है ना। तो मिसलेनियस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक ऐसा तैयारी करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का कि मुझे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हाँ मैं 12th क्लास तक का पढ़ लूंगा, लेकिन आप 12th और 10th के बीच में, यानी कि जो एक हाई स्टैंडर्ड का होता है उसको जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिर्फ बने रहना है, और जो पीछे लेक्चर्स में दिया हूँ क्लास 10 के लिए, ठीक है, उसको आप पूरा फॉलो करो। उसमें जो है ना कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे उसका यूज है, ठीक है। तो देखो दिख रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो क्या है कि मुझे पहले इस हीटिंग इफेक्ट यानी कि करंट के कारण कितना हीट प्रोड्यूस हो सकता है किसी सर्किट में, उसी को हम लोग को पढ़ना है। तो इसके लिए हमको एक सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसा सर्किट? रेसिस्टिव सर्किट, यानी जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को लगा दे रहा हूं, ठीक है ना। हालांकि ऐसा रेजिस्टेंस होता नहीं है, बस हम लोग अवरोध पैदा करना होता है, रुकावट के लिए शो कर देते हैं, ठीक है। तो भाई यहां से हमने क्या किया कि एक सर्किट बना लिया। आप सर्किट चाहें तो यहाँ पे आप स्विच भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्विच लिख दीजिए। ये मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका प्लस है, ये माइनस है, इसका वोल्टेज कितना है भाई? तो V वोल्ट है। यही आपका रेजिस्टेंस है ना। यानी कि कुछ होगा पता नहीं, बल्ब लगा हुआ हो सकता है, हीटर लगा हुआ हो सकता है, आयरन लगा हुआ हो सकता है, फ्रीज, कुछ भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लो कि हमें रेजिस्टेंस से करंट मेजर करना है, तो यहाँ पे एक हम लोग चाहें तो एक एमीटर भी लगा सकते हैं, ओके। अब मैं बोल सकता हूं कि यदि मैं, यानी कि स्विच को क्या कर देंगे हम, यस, यानी कि स्विच जो है मेरा उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया जैसा ही ऑन करेगा तो इसमें से क्या फ्लो होगा? करंट होगा, ठीक है। तो करंट थ्रू द सर्किट निकाल सकते हैं जी कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चूंकि वी नो V इजिकल टू, याद है आपको, I इंटू आर। आई बराबर कितना जाएगा? V अपॉन आर, है ना। ये कौन मेजर करेगा? एम्पियर, है ना। मेजर्ड इन एमीटर में मेजर हो जाएगा। यानी कि एमीटर जो लगाए थे हम रेजिस्टेंस के पहले सीरीज में, वो बता देगा कि यहां कितना करंट जा रहा है ना। अब ऐसे निकाल भी सकते हैं कितना से? V अपॉन आर से, ठीक है। यानी मुझे ये पता चल गया दोस्त कि इस सर्किट में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है। कब? जब स्विच क्या कर दिया गया है? ऑन कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। तो अब हमें ये देखना है कि हीट, जो बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, हीट क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि नहीं? बताओ मेरे को। हाँ सर, बिल्कुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ये मेरा जो है हीट एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसी, है ना। तो भाई हमें ये देखना पड़ेगा ना कि पहले से यहां पे कौन से फॉर्म में एनर्जी है जो कि कन्वर्ट होने वाला है, किस में? हीट में। अच्छा, तो एनर्जी तुमको पता है स्टोर्ड इन सेल या बैटरी, याद है ना, कौन सा फॉर्म में है ना? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो भाई क्या होता है? तो वर्क डन होता था ना, वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे, क्या होता था? V इंटू क्यू, याद है ना। Q क्या है? Q चार्ज फ्लो इन द, किस में भाई? सर सर्किट में, है ना। कुछ याद आ रहा है सर? इसमें जो एनर्जी है वो बैटरी के अंदर है, किस फॉर्म में? पोटेंशियल के फॉर्म में या केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। समझ आ रहा है बात?
तो यही एनर्जी कन्वर्ट होने वाला है किसमें, हीट में। नहीं, किसके कारण, जब ये चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा। तो तुम लोग जानते हो ना कि वी नो, यहां पे इस कलर से नहीं लिखते हैं ना, क्या जानते हैं बताइए जल्दी सा, कि वी नो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये भाई इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, कि क्या जानते हैं, आई जो होता है वो क्यू अपॉन टी होता है, नहीं जी, हाँ। अच्छा, और यही एनर्जी क्या चीज में कन्वर्ट होने वाला है, हीट में। तो यू यानी कि यू जो है कन्वर्ट होगा किस में, हीट में, यानी कि एच में। नहीं जी, ये कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल। और ये क्या चीज है, ये हीट है। नहीं, तो पोटेंशियल ही कन्वर्ट होने वाला है किसमें, हीट में। तो भैया, तो इसीलिए हीट प्रोड्यूस्ड है ना बाय द फ्लो ऑफ चार्ज, कहां पे प्रोड्यूस होगा, यहां पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हीट यहां पे प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा किस में, रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज इन द रेजिस्टेंस। तो H की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल के बराबर। तो पोटेंशियल के बराबर, और पोटेंशियल कितना है बताओ मेरे को, सर V इंटू क्यू है कि नहीं है। V क्या है बाबू, वोल्टेज। Q क्या है, Q क्या है बताओ, करेंट, सॉरी चार्ज। अब देखो तो करंट क्या होता है बाबू, Q बाई टी। तो और Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम लोग दोस्त, I इंटू टी, जहां पे T क्या है, टाइम, यानी किस रेट से फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो भैया मेरे को यहाँ पे इसको 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो पुट दी वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1 रख दो जी। यहां से लिखूं मैं, तो यहीं पे लिखता हूं क्या, कि पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। तो भैया जो हीट है वो हीट कितना आया जी, तो V इंटू I इंटू टी लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और V इक्वल क्या होता है, आई आर, कौन सा लॉ से, सर फ्रॉम ओम्स लॉ, है ना। तो भैया हम जो है यहां से चाहें तो लिख सकते हैं क्या जी, कि फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, इसलिए H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V के जगह पर I इंटू आर इंटू आई टी है ना बाबू, I इंटू टी, तो कितना आ गया, I स्क्वायर R इंटू टी, है ना। यही हो गया मेरा क्या, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस में कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल्सो, अगर तुमसे कोई पूछे तो हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई स्क्वायर के, किसके लिए, फॉर गिवन रेजिस्टेंस एंड टाइम। अगर रेजिस्टेंस दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो यानी कि दोनों अगर कांस्टेंट हो तो हीट किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई स्क्वायर के। याद है, जब ये दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो, जैसे लिख सकते हो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर अपॉन I2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। न्यूमेरिकल्स में यूज होगा कब, यहाँ पे R एंड T क्या है बाबू, कांस्टेंट है, यानी कि फॉर गिवन R एंड T। समझ में आ रहा है बात। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आगे लिख सकते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं भाई, कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, किसके लिए, फॉर गिवन I एंड T। जब I और T कांस्टेंट होते इसके प्रोपोर्शनल, तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। याद आएगा, यूज कर सकते हो, है ना। ऑल्सो क्या बाबू, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, T। जितना देर तक आप करंट फ्लो करवाते रहो उतना ज्यादा हीट क्या होते रहेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होता रहेगा, किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हम बोल सकते हैं किसके लिए, फॉर गिवन R एंड I। तो क्या लिख सकते हैं,
H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू I T1 और अपॉन T2। समझ मेरे बात। तो ये बाबू तीनों फॉर्मूला आपका यहां से बनता है। कब? जब हमारा R और T कांस्टेंट हो तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, अगर मेरा I और T कांस्टेंट हो तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और अगर मेरा रेजिस्टेंस और करंट कांस्टेंट हो तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। एग्जांपल्स की बात अगर करें तो याद होगा बाबू एग्जांपल्स में, है ना। बल्ब याद है, बल्ब कहां, बल्ब फिलामेंट, रेजिस्टेंस बल्ब में कहां होता है, फिलामेंट में। नहीं, वही फिलामेंट जब हीट हो जाता है तो वहां से रेडिएशन निकलता है और जिससे हमारा घर लाइट होता है ना, रोशनी मिलती है ना। इसके बाद आयरन याद है, इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे आप प्रेस करते हो तो प्रेस में कॉइल होता है, नहीं उसी कॉइल को आप हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो कॉइल क्या है, कॉइल में एक तरीके से रेजिस्टेंस है, ठीक है। और खाना बनाते हुए देखोगे हीटर, है ना। ये सब क्या है, सब इसका एप्लीकेशंस है, यानी कि यहां तो बेनिफिट दिख रहा होगा हीट का, लेकिन ये बहुत लफड़ा वाला चीज है। यानी कि हीट के कारण परेशानी भी है, किसी भी चीज का एफिशिएंसी घट जाता है। यानी कि जहां मुझे हीट चाहिए, क्या, जहां मुझे हीट चाहिए वहां तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि करंट क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सोचो यार, जहां मुझे हीट नहीं चाहिए, जैसे टीवी, कंप्यूटर, उसमें फैन लगा रहता है नहीं, ठंडा करने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर हीट बढ़ जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी घट जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाता है और डिवाइस का लाइफ कम हो जाता है। तो हर जगह तो फायदेमंद नहीं है ना, तो इसका जो है बेनिफिट भी है और लॉस भी है। तो वैसे भी किसी भी चीज का अगर दुनिया में नेचुरली देखा जाए तो हर चीज का लाभ और हानि है, समझ में बात को। तो ये जो है अगर देखा जाए तो एक तरीके से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का डेरिवेशन है और ये उसका 3 एप्लीकेशन है जो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो। समझ रहे बात, बहुत अच्छी बात है जी, है ना। ये सर आसान लग रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और आगे चलते हैं। आप मुझे बताओ यार कि मान लो कि तुमसे अगर कोई पूछे कि सर ये तो ठीक है, एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, यानी बैटरी का एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसमें, हीट में, है ना। समझ रहे बात। इसके बाद तुमको बोल सकता है कि पावर, है ना, तो पावर कैसे निकालते हैं, तो पावर के बारे में क्या होता है जी, बताओ जल्दी सा। तो सर पावर जो होता है, ये इलेक्ट्रिक पावर की बात मैं करता हूं, है ना। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही होता है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रूल, यानी कि एनर्जी फ्लो, है ना, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब कि भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो उसमें एनर्जी भी तो फ्लो हो रहा है ना, तो एनर्जी किस रेट से फ्लो हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द पावर, है ना। तो पावर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू POWER, क्या बोल सकते हैं बाबू पावर को, तो पावर को हम लोग बोलेंगे वर्क और अपॉन टाइम, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अपॉन टाइम। अभी अभी देखा बाबू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या था, V इंटू क्यू था और अपॉन में T, है ना, तो लिख सकते हैं Q बाई T, याद आया, यस सर, V इंटू I, यही था ना पावर, यही हो गया पावर। अब इसको तुम यार अपने मन से बदलते रहो, और क्या था, ऑल्सो P बराबर, अभी पहले एनर्जी और एक पढ़ा था हीट एनर्जी, क्या था, I स्क्वायर R इंटू टी और अपॉन में T, यही था ना इलेक्ट्रिक एनर्जी, I स्क्वायर R T और अपॉन में T, तो T से T कैंसिल, क्या आ गया, I स्क्वायर इंटू R, तो पावर क्या हो गया, I स्क्वायर R हो गया। नहीं, इसका यूनिट क्या होता है जी, SI यूनिट ये होता है वाट, इसके मतलब कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, याद आएगा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जो है ना कि वाट क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, उसी के बेसिस पे ये पढ़ा है ना, तो हमेशा W कैपिटल होना चाहिए, साइंटिस्ट का नाम है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं V इंटू आई पावर की जगह पर, या I स्क्वायर R, अगर और इसको चाहो तो ऐसे लिखते हो V स्क्वायर अपॉन R भी लिख सकते हो पावर का, क्यों, क्योंकि I की जगह पर क्या लिख सकते हो, बताओ मेरे को, V बटे R,
तो भाई भी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और ये कार कैंसिल, तो भी स्क्वायर बटे आर में लिख सकते हैं ना, तो भी आई लिख दो, आई स्क्वायर आर लिख दो, भी स्क्वायर बाई आर लिख दो, है ना। सब क्या है, पावर, यानी कि इसी मतलब कि अगर मान लो कि अगर हम बात करें हम कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर की बात हम करें, तो पावर कहां बात कर सकते हैं, तो किसी डिवाइस का ना, जैसे मान लो कि कोई भी चीज का एक रेटिंग होता है, तो रेटिंग हमें जाना जरूरी है। आप मार्केट में गए, बल्ब खरीदने गए, क्या बोलते हैं, 60 वाट का बल्ब दे दीजिए, 100 वाट का बल्ब दे दीजिए, 9 वाट का बल्ब दे दीजिए, 5 वाट का, 15 वाट का, 18 वाट का। तो ये वाट क्या है, एक यूनिट है जो क्या इंडिकेट कर रहा है, पावर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या सिर्फ वाट से काम चल जाता है, नहीं, संभव ही नहीं है, है ना। तो मैं यहां पे एक चीज तुम लोग को बता रहा हूं जो ध्यान से समझना। क्या भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूं दोस्त कि सर पावर तो हम ठीक है पढ़ लिए फॉर्मूला, है ना। एक मुझे जानना चाहिए, मुझे क्या चीज, पावर रेटिंग, है ना। ये बहुत किसका, ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर रेटिंग जानना बहुत ही अति आवश्यक है, नेसेसरी है, ठीक है। तभी आप लोग को पता, तो पावर रेटिंग, है ना, तो पावर रेटिंग जो है, पावर रेटिंग इज ऑलवेज गिवन बाय द टू क्वांटिटी, कौन कौन सा, पावर एंड वोल्टेज। याद है, लिखा रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट, याद आया कुछ, अब 500 वाट 220 वोल्ट, है ना, 1000 वाट 220 वोल्ट। यह तो जितना 440 वोल्ट होता है कहीं कहीं, है ना, देखते होंगे आप लोग ट्रांसफार्मर में 440 वोल्ट, है ना, 440 वोल्ट का झटका है। तो ये जो है हमारा पावर का रेटिंग है। तो पावर, ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर निकाल दिए, लेकिन किसी डिवाइस को अगर आप खरीदने जाएंगे तो उसका जो पावर देखेंगे तो वोल्टेज भी रहेगा लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि पावर सिर्फ हमारा डिफाइन नहीं कर सकता, 100 वाट तो किसी वोल्टेज में भी हो सकता है ना, तो लेकिन वो वोल्टेज किस पे काम करेगा ये डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो ये दोनों क्या पता कर सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से हमें क्या पता चलेगा, तो हम उस डिवाइस में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, है ना। यानी कि अगर इसका सिग्निफिकेंस हम देखें कि पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है, तो पावर रेटिंग क्या आपका देगा, तो भाई पावर जो रेटिंग है, पावर रेटिंग क्या करेगा, इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। जैसे अगर मैं लिखूं 100 वाट 220 वोल्ट, तो देखो भाई, चूंकि पी बराबर क्या करते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर जानते हो ना, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो देखते हो बाबू, वी स्क्वायर कितना लिखेगा, अब वोल्टेज है ना, तो 220 इंटू 220 और अपॉन में क्या लिखोगे, पावर कितना, 100 ना, 100 काटो, एक 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 एक, है ना, कितना आया, 484 होता है क्या, 484 ओम। कि इसका मतलब अगर 100 वाट 220 वोल्ट है तो उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कितना का है, 484 ओम का है। समझ में आ रहा है बात। तो रेजिस्टेंस का आप उससे अनुमान लगा सकते हैं, किसके हेल्प से, पावर के हेल्प से, है ना, समझ में बात। अच्छा, ये मैक्सिमम कितना करंट झेल सकता है, देखो तो मैक्सिमम करंट अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम करंट कितना झेल सकता है, तो पी बराबर क्या करता है तू, बी आई, आई बराबर कितना, पी और अपॉन में भी, पी बता कितना, पावर 100, सही लिखा हूं ना, 100 और अपॉन 220, कुछ आया कितना, 0 पॉइंट क्या 22, है ना, 0.4 और 12 120 5 के आसपास, नहीं एम्पियर, यही ना जी, हाँ इतना एम्पियर। मतलब घर में कनेक्शन कितना होता है, कितना आता है पता है, 5 एम्पियर, ठीक है ना, घर का जो इलेक्ट्रिसिटी आता है कितना, 5 एम्पियर। और वही करंट तुम्हारा पूरा सर्किट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों, क्योंकि घर का कॉम्बिनेशन जो वायरिंग कैसा होता है जी, पैरेलल होता है, और पैरेलल में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना अलग अलग सर्किट में। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप जो है इस रेटिंग के हेल्प से
उस डिवाइस का क्या रेजिस्टेंस है या उस डिवाइस में कितना करंट जाना चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। समझ रहे बात, यानी कि ये आप एक तरीके से इंडिकेशन है कि भाई उसका क्या रेजिस्टेंस है, कितना करंट उसमें फ्लो होना चाहिए। यू कैन डिसाइड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द पावर रेटिंग ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो रेट द पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यू नीड टू क्वांटिटी, है ना, पावर एंड वोल्टेज बोथ। You cannot rate any device with the help of only one quantity, either power or voltage. You have required both. You require both quantity. Okay? Please remember this, है ना। तो हम यहाँ पे पावर का एक इंपॉर्टेंस ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा दोस्त कि हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को कैसे समझते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका क्या एप्लीकेशंस है, एंड देन इलेक्ट्रिकल पावर का मीनिंग क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं अब और हम लोग आगे चलते हैं। क्या भाई, एक चीज और मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं यहीं से रिलेटेड, है ना। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझते हो बात को। हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसा यूनिट? कॉमर्शियल, है ना। बाप रे बाप, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट का एम्पियर पढ़े हो ना, वोल्टेज का वोल्ट पढ़े हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कौन सा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है पता है तुम लोग को ना, किलो वाट आवर, KWH, है ना। हम लोग बिजली बिल, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ना, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इज कंज्यूम्ड, है ना, ठीक है, क्या चीज में, इन यूनिट। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बाबू, वो 1 किलो वाट आवर होता है। याद रखिएगा ये बात को, ठीक है ना। यानी कि 1 यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम, तो 1 किलो वाट आवर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो का मतलब 1000 इंटू वाट क्या है, जूल पर सेकेंड। याद आया? हाँ। और आवर क्या होता है, याद है, आवर का मतलब 3600 क्या सेकेंड, याद है ना। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। एक आवर में कितना, 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 into 60 3600। तो यू कैन कैंसिल आउट द सेकेंड एंड देन यू कैन राइट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हाउ मच, जूल। तो 3 6 1 2 3 4 5, तो यू कैन राइट 3.6 into 10 to the power 6 जूल। मेरे दोस्त समझना बात को कि अगर आप अपने घर में 1 यूनिट बिजली खर्च करते हो, मतलब कि तुमको 36 लाख जूल, सुनना है आपको, या 3.6 मिलियन, है ना। आप इतना बिजली बिल क्या करना पड़ेगा, तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, 3.6 मिलियन या 36 लाख ऑफ जूल, है ना। बड़ा ज्यादा है। देखो इसका एग्जांपल देखो, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो तुम्हें, जैसे मान लो एक एग्जांपल देखो, है ना। एग्जांपल्स में क्या बाबू, फाइन देखो, फाइन कितना होता है, 60 वॉट होता है। अरे फाइन कितना होता है, 60 वॉट। तो क्या लिख सकते हैं, 60 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना जूल, 60 जूल। अगर मान ले तू 1 आवर चलाया तो कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 3600 जूल। नहीं, अगर बात करें 1 सेकेंड अगर तुम्हारा पंखा चला तो कितना जूल खाएगा बिजली, 1 सेकेंड में 60 जूल खाएगा ना। अगर तुम 1 घंटा चलाया तो 1 घंटा में कितना सेकंड है, 3600 सेकंड, तो कितना बिजली खाया, तो 36 इंटू 6 206 इंटू 1 2 3 10 to 3 जूल, इतना ही खाया ना जी। अगर मान लो कि 12 आवर अगर आप फैन चलाए, इन 12 आवर कितना हो जाएगा, 216 इंटू 10 to the power 3 इंटू कितना 12। आप यू कैन मल्टीप्लाई 12 इंटू 72, है ना, 2 7 और 12 7 19, नहीं, और उसके बाद 1 और 24 25 इंटू 10 to the power 3, तो 2.592 इंटू 10 to the power 6,
जूल, यही ना लगभग आ रहा है 2.59 इंटू 10⁻6 जूल, है ना, कितना आवर में, 12 आवर में। यानी एक आपका अगर पंखा 12 घंटा लगातार चलते रह जाता है तो भी आपका 2.5 यानी कि 1 यूनिट बिजली नहीं उठता है। सोच लो यार कि पहले जमाने में हम लोग 100 वाट का बल्ब जलाते थे और आज हम लोग 8 वाट का, 5 वाट का, 6 वाट का बल्ब जलाते हैं, 9 वाट का बल्ब जलाते हैं। समझ रहे बात? तो कितना, तो अगर आप अपने घर में 2 फैन लगा हुआ है, 4 बल्ब लगा हुआ है, कितना देर आपका चलता है, तो 1 मंथ का आप रफ कैलकुलेशन भी आप इलेक्ट्रिसिटी का इजिली कर सकते हैं कॉमर्शियली। समझ में आ रहा है बात? बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसका क्या यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए हर चीज के बारे में, तभी जा करके आप जो है कि लगेगा हाँ पढ़े लिखे जैसा बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो ये तो हमारा था एकदम से सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग था कॉमर्शियल यूनिट किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब यहां पे हम कुछ जो है तुम्हें इसका जो पढ़ाया मैं, हम चाहें तो तुमको बता सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। देखो क्वेश्चंस एक करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं, एक ये सर्किट है ना दोस्त, यहां से तुम एक वोल्टेज देते हो, ठीक है ना। ये मान लो कि ये 10 ओम है, ठीक है, और ये जो है हमारा 15 ओम, मान ले 15 ओम है ना, और ये कुछ है तुम्हारा 30 वोल्ट है, पता नहीं होगा कुछ भी। तो यहां से पहले एक काम करते हैं, इसमें से करंट निकालते हैं और बोलते हैं क्या, A1 और ये A2, 2 एमीटर लगा दिया। तो फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ A1 एंड A2, सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द क्या बताओ, पावर है ना, रेटिंग ऑफ किसका, R1 एंड R2। यानी कि मान लीजिए बल्ब है, ये आयरन है, तो भाई ये बल्ब का रेटिंग है, इसका आयरन का रेटिंग बताइए कितना है, R1 R2 का, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं R1, इसको क्या मानते हैं R2, है ना, इसका रेटिंग बताइए। उसके बाद बोल रहा है क्या, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन R1, ठीक है ना, उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इन टाइम हाफ आवर। बताओ मेरे को, इतना सामान, इतना चीज निकालना है। चलो तो पहले करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट के लिए क्या बोले थे, पहले इन दोनों को हटा करके सिंगल रेजिस्टेंस लगाओ। तो दोनों क्या चीज में है, पैरेलल में है ना। तो पहले चलते हैं, पहला सॉल्यूशन में लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर करंट। तो भाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल है ना, R1 इंटू R2 और अपॉन में R1 प्लस R2, बता चुके हैं। R1 कितना है 15 इंटू 10 और अपॉन 25 जोड़ देना, है ना। तो 2 5 जा 5 5 जा 5 इंटू 3 कितना आया, 6 ओम है क्या, देखो सही लिखा हूं भाई यार, प्लीज बता देना। R1 इंटू R2 R2 प्लस R2, 15 इंटू 10 अपॉन 25, सही है, 6 ओम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 ओम तो R इक्विवेलेंट आ गया, इसीलिए I कितना हो गया, यहां से ये वाला I है ना, कितना हो गया V अपॉन R। तो V कितना है भाई 30 और अपॉन R कितना 6, तो कितना आया 5 एम्पियर। यानी ये कितना है करंट यहां से चला, 5 एम्पियर चला। बहुत अच्छी बात है। आगे अब मुझे देखना है कि क्या इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें करंट अलग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां सब 2 ब्रांच है। तो ये पॉइंट्स को A मान लो, ये पॉइंट को क्या मान लो, B मान लो। लेकिन तुम ये बताओ कि यहां से चलो, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कुछ नहीं, यहां से इधर आ जाओ, कुछ नहीं। तो वोल्टेज जो इसके क्रॉस है वो यही है क्या, याद आया, पैरेलल है ना, तो दोनों का वोल्टेज क्या रहेगा सेम ना यहां पे। बट VA माइनस BB कितना है 30 वोल्ट ही तो है ना। तो भैया मेरे वोल्टेज तो दोनों में सेम है कि नहीं,
तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। तो लिख सकते हैं क्या जी, इसको मिटाऊं, बोलो यार, चलो यही से चलते हैं ना। तो इतना है, इसलिए 4R1 क्या लिख सकता है तू, VA माइनस VB बराबर I1R1, ऑल्सो VA माइनस VB बराबर I2R2। हाँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक वोल्टेज का कितना वैल्यू है, 30 है ना, करंट कितना I1, रेजिस्टेंस कितना है R1। तो लिखो, आंसर पा लेगा सब तुम लोग, आंसर कुछ भी नहीं है ना। चलिए देखते हैं, बताइए मेरे को। तो इसलिए 30 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। I1 की वैल्यू बताओ, 30 अपॉन R1, 30 डिवाइडेड बाई 15 कितना, 2 एम्पियर। I2 बराबर 30 डिवाइडेड बाई R2 यानी 30 अपॉन कितना, 10 यानी कितना, 3 एम्पियर। ऑब्वियसली इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, इसमें रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। तो कितना आया, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर आ गया, दोनों जोड़ दो, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। हाँ यार, तो भैया मेरे को इसका मेजरमेंट यानी एम्पियर A1 कितना मेजर करेगा बताइए तो, एम्पियर A1 कितना मेजर करेगा, 2 एम्पियर करेगा ना। इसका रेटिंग क्या होगा, इसका मेजरमेंट क्या होगा, 2 एम्पियर। इसका 3 क्या होगा, 3 एम्पियर ना। A1 कितना बताएगा, 2, वो कितना देगा, अच्छा, पावर ऑफ किसका, R1 का। तो क्या लिख सकता है, P1 इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला लगा दे यार, I स्क्वायर R लगा दो, या फिर V स्क्वायर अपॉन R1 लगा दो, कुछ भी लगा दो, I1 V तो सेम है दोनों के लिए, तो यही लगा देते हैं। I1 कितना है, 2 ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 15 कितना है, 4 इंटू 15 60 वॉट। अच्छा, तो रेजिस्टेंस का उसमें जो पावर उसका कितना है, 60 वॉट है। अच्छा, इसमें R2 में कितना पावर लॉस हो रहा है, या पावर कितना है, तो P2 बराबर क्या जाएगा, I2 का स्क्वायर इंटू R, है ना। अच्छा, देख लेते हैं, सही है ना कि गड़बड़ है। चलिए, I2 कितना है, 3 ना, तो 3 का स्क्वायर इंटू 10, 9 इंटू 10 कितना, 90 वाट। वाह, इसका कितना पावर आ गया, 90 वाट, इसका 60 वाट। क्लियर है, अरे क्लियर है ना। हाँ, अब क्या बोले थे हम कि इसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा, कितना घंटे में, हाफ एन आवर में। अब हम लोग लिखेंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड इन R1 कितना में, इन 30 मिनट। मतलब कहने का कितना, 1800 सेकेंड। तो यार हम क्या करें, फॉर्मूला लगाएं, आई स्क्वायर आर टी, कुछ तो लॉजिक पे लगा लिया करो। देखो तो पावर क्या जानता था, हीट बटा टाइम जानता था, तो हीट पावर कितना आ गया, पावर इंटू टाइम। लो भाई, पावर कितना निकाले उसका, 60, हाँ 60 इंटू टाइम कितना है, 1800, कितना है बताओ तो, 3, इतना जूल। लो भाई, हीट निकल गया, किसमें, उसमें, इसमें निकाल सकता है तू, ठीक है ना। तो पावर का फॉर्मूला भी यूज करके तू निकाल सकता है, और नहीं तो यार H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगाओ, दिमाग जितना लगाना है, क्या टेंशन है, ठीक है ना। तो आराम से तो बना सकता है तुम लोग, है ना। तो कुछ नहीं है ये, वैसे मैं बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स एकदम लेवल का, जो कि लगेगा कहाँ दिमाग लगाना है ना, लेके आऊंगा इसमें, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तुम देख सकते हो कि कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए, तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें और तुम लोगों को 2 चीज जानना होता है ना। देख लेते हैं हम लोग कि नहीं देखें, चलो देख लेते हैं, है ना। क्या क्या भाई, एक है, क्या है एक, बताओ तो मेरे को। देखो लाइन बना दो मैं, ठीक है। 2 डिवाइस है, एक तो तुम्हारा बल्ब है और दूसरा फ्यूज, नाम सुने हो, फ्यूज है, FUSE, फ्यूज है। अब देखो तो ये क्या है, सिंपल है ना, लाइट प्रोड्यूसिंग डिवाइस है ना। अच्छा, यहां पे क्या होता है, क्या कि रेजिस्टेंस
wire having high melting point, है ना, is used। मतलब लगभग लगभग मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना होना चाहिए, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कौन सा यूज होता है, टंगस्टन होता है ना। क्यों, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पे अगर पिघल जाएगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा तो लाइट देगा नहीं ना। तो लाइट हमें क्या करना है, उससे लेना है ना। तो इसीलिए उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, तो इट इज यूज्ड एज ए सर्किट ब्रेकर, मतलब कि एज ए स्विच, TCH है ना। क्या भाई, मतलब कि टू सेव इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब तुम्हारा बल्ब को फ्यूज होने से बचाना, या फिर फ्रिज को जलने से बचाना, टीवी को जलने से बचाना। फ्यूज इसलिए होता है ना। तो भाई यही तो है मेरा। अच्छा, यहां पे क्या है कि वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, ठीक है ना, उसी को हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। समझा ना बात, ये चीज ध्यान रख लेना इसमें। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इसमें टंगस्टन, तो इसमें आप लोग जनरली टीन यूज करते हैं, टीन या फिर कोई जो पतला वायर कॉपर का यूज कर लेता है ना। देखते हैं ऐसे, अगर आप देखे होंगे, अगर मैं बात करूं तो ये है, यहाँ पे देखते हैं दो खुट्टी रहता है, एक ऐसा और एक ऐसा रहता है ना। और इसमें से एक वायर ऐसे बांधा रहता है ना, यही फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर है। नहीं तो क्या होता है, जैसे ही हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये क्या हो जाएगा, हीट जैसे ही करंट ज्यादा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इफ एक्सेसिव करंट फ्लो, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, वायर गेट फ्यूज्ड। जैसे ही ज्यादा ही करंट फ्लो होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वायर क्या हो जाएगा, गल जाएगा, यानी कि फ्यूज हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो आगे जाने से करंट को क्या कर देगा, रोक देगा ना। तो ये क्या पैरेलल होना, सीरीज होना चाहिए, पैरेलल की सीरीज। जल्दी बताओ, जैसे देखो यहाँ पे कनेक्शन, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है ना, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फ्यूज लगा दूं, फ्यूज, तो क्या मतलब इधर से करंट जाएगा, इधर से चल ही जाएगा ना। इसलिए क्या चीज में करंट करेगा, इधर करंट जाने से रोकना है, तो हम इधर रोक रहे हैं, तो इसलिए क्या चीज लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे फ्यूज। तो क्या है, इट इज कनेक्टेड इन, क्या चीज में बताओ जल्दी सर, सीरीज, है ना। अच्छा, यहां आप देखो तो फॉर डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में, है ना, बट फॉर, उसको क्या बोलते हैं दिवाली वगैरह में डेकोरेशन, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। नहीं देखते हो, एक ही तार में एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, बुक पर दिवाली वाला बल्ब, है ना। अच्छा, और एक चीज बताइए इसमें तुमको, जो है ना कि क्या होता है कि आर्गन, जनरली आर्गन और नाइट्रोजन गैस इज फील्ड इनसाइड ग्लास इनवेलप। जो बल्ब आप देखेंगे, अगर ये मैं बल्ब बना दूं ऐसे, है ना, दो, अच्छा देखो तो यहाँ पे दो कंडक्टर होता है, एक ऐसे एक ऐसे, और ये दोनों से ये रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड होता है ना। ये यहां से जुड़ता है, एक यहां से, यानी कि अगर प्लस है तो ये माइनस है, या फिर एक माइनस एक प्लस, या प्लस एक माइनस अपने आप हो जाता है। नहीं, तो इसमें हम लोग गैस भर देते हैं। क्यों भरते हैं, कि गैस इज filled to avoid ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये बड़ा लफड़ा लगता है। नहीं देखो क्या होता है, मैं समझाता हूं। तुम लोग गौर से अगर देखेगा किसी बल्ब को, तो अगर मान लो ये गैस हम नहीं भरेंगे ना,
तो यहां से क्या होगा कि इसका लेयर थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पे जम जाएगा, ठीक है ना। तो धीरे 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 जो लो क्वालिटी का बल्ब, सस्ता वाला बल्ब जो होता था, है ना, सस्ता वाला बल्ब, बहुत अच्छा कंपनी का नहीं, लोकल, धीरे धीरे यहाँ पे ब्लैक पड़ जाता है, ब्लैक स्पॉट हो जाता है जस्ट फिलामेंट के ऊपर, और उसके कारण फिर इसका लाइट क्या होता है, धीरे धीरे कमना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो लेयर है, जो टंगस्टन जो आप रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, वो क्या है कि धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर के उसका क्वालिटी घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, ऊपर ब्लैक स्पॉट बनते जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसका रोशनी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लैक स्पॉट नहीं बने इसीलिए, और ऑक्सीडेशन नहीं हो इस फिलामेंट का, इसलिए इसमें गैस हम लोग भरते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा क्वालिटी का बल्ब लीजिएगा तो बहुत देर तक नहीं काला होता है, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन है। इसका और भी रीजन हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब 12th में जाएंगे। तो अभी फिलहाल इतना आप लोग जानिए कि ये जो है ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि बहुत दिनों तक इसका रोशनी जो है यूनिफॉर्मली हर जगह मिले मेरे को, समझना है बात। तो ये तो था थोड़ा था बल्ब के बारे में जानकारी, ये था फ्यूज के बारे में जानकारी, है ना। फ्यूज आप लोग बहुत आसानी से जानते हो, कोई ज्यादा जिसमें दिक्कत है नहीं। तो आप जो है ध्यान रखिएगा, ये बेसिक्स है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये रहा आज का लेक्चर। थोड़ा सा अगली हम लोग 2 या 3 क्लास एकदम पूरा फॉलो करना ध्यान से, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल्स लाने वाला हूं एक से एक मिसलेनियस टॉपिक, मतलब कि थोड़ा सा लेवल से ऊपर जाकर के जो भी मैं पढ़ाया हूं इसका एक लेवल अप, उसका नाम ही रहेगा मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10। और अभी फिलहाल 2 क्लास हम लोग क्या लाने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स एकदम धांसू धांसू टाइप का, ओके। तब तक एंजॉय करो, लॉकडाउन में टाइम को वेस्ट नहीं करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हम लोग पूरा 10th का सीरीज लाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने वाला है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे कर करके पूरा खत्म करने वाले हैं पूरा, ठीक है, टेंशन नहीं, ओके, एंजॉय कीजिए।